नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, आजकल धुरंधर दो, धुरंधर द रिवेंज, इसकी हवा जोर शोर से चल रही है। इस धुरंधर के बवंडर में पूरा बॉलीवुड चकरा गया है। जो लोग पिछले 8 7 8 दशकों से एक लिबरल वामपंथी सोच में डूबे हुए थे और हिंदुत्व से लेकर राष्ट्रवाद तक हर चीज का मजाक उड़ाया जाता था। हिंदू आस्था की मजाक उड़ाई जाती थी। आरएसएस के राष्ट्रवाद का मजाक उड़ाया जाता था। इसी फिल्म इंडस्ट्री में आज धुरंधर नाम का बवंडर आया है। तो इसकी शुरुआत कहां से हो गई? धुरंधर एक हो या अब आया हुआ धुरंधर दो हो, दोनों में पूरा का पूरा खेल जो है वो हमारा पड़ोसी देश और दुश्मन पाकिस्तान है। सारी की सारी स्टोरी पाकिस्तान में घट रही है। जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में हो रहा है और अचानक नहीं हो रहा है। पिछले 1.5 2 साल में हम अलग अलग खबरें जो सुनते हैं उसमें कनाडा हो, अमेरिका हो या और कहीं पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, जो भारत के दुश्मन होते हैं, जिनको हम टेररिस्ट बोलते हैं, आतंकवादी बोलते हैं, दहशतवादी बोलते हैं, ऐसे लोग जो भारत में आकर आतंक बचाते हैं, आतंक फैलाते हैं और पाकिस्तान में जाकर आश्रय ले लेते हैं, ऐसे जो दुश्मन है जिनको पाकिस्तान आसरा देता है, ऐसे एक एक, एक मारे जा रहे हैं। कहा जाता है कि किसने मारा पता नहीं। कनाडा हो या पाकिस्तान हो, वहां की पुलिस इन अज्ञात वीर जो होते हैं उनको पकड़ नहीं पाई है। किसने उस कनाडा के सुक्खू या क्या उसका नाम था, सुखा, उसको मारा पता नहीं। एक के बाद एक पाकिस्तान में कम से कम 50 से ज्यादा लोग मारे गए जो भारत की पुलिस के लिए, भारत की जांच एजेंसियों के लिए वांटेड है। उनको पाकिस्तान में घुसकर किसी ने मारा है। अब मारने वाला भारत से घुस कर गया है या पाकिस्तान का ही कोई है सुपारी लेने वाला, पता नहीं। लेकिन जो मारे जा रहे हैं उनको मारने वाला कौन है, इसके बारे में बड़ी जिज्ञासा है कि भाई ये कौन है। और इसलिए जब धुरंधर फिल्म आई पिछले 4 5 महीने पहले, तो माना गया वही धुरंधर है जो अज्ञातवीर बनकर भारत के दुश्मनों को पाकिस्तान में जाकर मार रहा है, पाकिस्तान में घुसकर उनका खात्मा कर रहा है। तो उस धुरंधर को हम अज्ञातवीर भी मानते हैं। लेकिन ये अज्ञातवीरों का सिलसिला शुरू कहां से होगा? आज जिस बवंडर ने बॉलीवुड का खात्मा कर दिया है, उस धुरंधर फिल्म आज बनी है। लेकिन उस धुरंधर फिल्म की जो स्टोरी है, स्क्रिप्ट है, कहानी है, उसका मुहूर्त किसने किया ये हमको मालूम है। हम जानते भी है या हम भूल गए। शायद जानते हैं लेकिन भूल गए। मुझे याद आता है नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने 2014 की मई महीने में, मई 2014। उसके बाद उनकी सरकार बनी। उसमें दो बड़े मंत्री पद थे, एक फाइनेंस मिनिस्टर और दूसरा डिफेंस मिनिस्टर। उन्होंने ये दोनों मंत्री पद खाली रखे थे, एक तरीके से खाली रखे थे। अरुण जेटली नरेंद्र मोदी के पहले फाइनेंस मिनिस्टर बने, लेकिन उनके पास ही डिफेंस मिनिस्ट्री रखी गई थी, रक्षा मंत्रालय अरुण जेटली ही हैंडल करते थे, जबकि उनका वो इंटरेस्ट का विषय नहीं है। फिर भी उन पर थोपा गया था और वो प्रतीक्षा कर रहे थे
प्रधानमंत्री को सही लगे ऐसा कोई बीजेपी का नेता आकर रक्षा मंत्रालय संभाले, और उसमें शायद कुछ 8-10 महीने चले गए, और गोवा के उस वक्त के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर, उनको मोदी जी ने चुन लिया। पर्रिकर खुद दिल्ली की राजनीति में नहीं जाना चाहते, जबकि उनके ही गोवा में बीजेपी का जो सम्मेलन हो गया, राष्ट्रीय सम्मेलन हो गया, वार्षिक सम्मेलन हुआ, उसमें ही मोदी को प्रधानमंत्री के रेस में लाने का प्रस्ताव पारित हुआ था। वो सम्मेलन हुआ तब मनोहर पर्रिकर गोवा के मुख्यमंत्री थे, लेकिन उस वक्त उनके दिमाग में भी नहीं था कि एक समय ऐसा आ जाएगा कि बीजेपी की सरकार बनेगी, मोदी की सरकार बनेगी, और उसमें ही पर्रिकर को रक्षा मंत्री बनना पड़ेगा। लेकिन मोदी अड़े हुए थे, डटे हुए थे कि रक्षा मंत्री करूंगा तो मनोहर पर्रिकर को ही करूंगा। और इसका कारण भी है, मनोहर पर्रिकर एक अच्छे प्रशासक थे, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, अच्छे नेता भी थे, अच्छे चरित्र वाले थे। लेकिन उससे भी और एक क्वालिफिकेशन उनके पास था, वो आईआईटी के इंजीनियर थे। यानी अगर देश की सुरक्षा, देश की सेना, इनको अत्याधुनिक बनाना है, शस्त्र संपन्न बनाना है, तो जो नए नए तरीके अपनाने पड़ेंगे, नया तंत्रज्ञान अपनाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, तो वो समझने वाला कोई रक्षा मंत्री होना चाहिए। इसीलिए मोदी जी डट कर बैठ गए थे, रक्षा मंत्री बनेगा तो मनोहर पर्रिकर बनेगा, और बन गए। गोवा का मुख्यमंत्री पद छोड़कर मनोहर पर्रिकर देश के रक्षा मंत्री बने, और उसके बाद उन्होंने बिल्कुल सीरियसली अपना काम शुरू किया था। आपको मालूम होना चाहिए, जब पुलवामा पर हमला हो गया, उसके बाद शायद उरी पर हमला हो गया था, ऐसा कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, वो सर्जिकल स्ट्राइक की परमिशन देने से पहले खुद पर्रिकर भी एक राजकीय नेता होने के बावजूद आर्मी के हेलीकॉप्टर से पीओके में घूमकर आए थे, और उसके बाद उन्होंने परमिशन दी थी कि जाओ सर्जिकल स्ट्राइक करो, और वो सर्जिकल स्ट्राइक हो गया था। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि वही पर्रिकर है जिन्होंने धुरंधर का मुहूर्त किया था। 2015 के जनवरी की बात है। 2015 के जनवरी में रक्षा मंत्री बने मनोहर पर्रिकर मुंबई में एक समारोह के लिए आए थे। मुझे लगता है बोरीवली में वो समारोह था। विवेक नाम का जो वीकली है, एक आरएसएस का वीकली है विवेक नाम का, जो मराठी में निकलता है, उसका हिंदी संस्करण शुरू होने वाला था, और उसका उद्घाटन पर्रिकर के हाथों होने वाला था। और इसी समारोह के लिए पर्रिकर मुंबई आए थे, बोरीवली में उनका वो समारोह हो गया था। उधर उन्होंने जो भाषण किया था, उस पर मीडिया में बड़ा बवाल खड़ा कर दिया गया। रक्षा मंत्री बने पर्रिकर ने उस वक्त कहा था कि हमारे डिफेंस के साथ, देश की सुरक्षा के साथ भारत के दो पूर्व प्रधानमंत्रियों ने कॉम्प्रोमाइज किया है। और एक बात हो गई कि ये नेहरू और इंदिरा को ब्लेम कर रहे हैं। हमारा मीडिया, हमारे वामपंथी सोच के लोग इतने पूर्वाग्रही होते हैं कि वो सोचना नहीं चाहते। अगर पर्रिकर बीजेपी का है, बीजेपी का मंत्री है, और आरएसएस से उसकी पार्श्वभूमि है, बैकग्राउंड है, तो ये तो नेहरू को ब्लेम करेगा, ये तो इंदिरा को ब्लेम करेगा, ये तो कांग्रेस को ब्लेम करेगा। तो इसलिए पर्रिकर के इस बयान के बाद
भाषण में जो बयान उनका आया कि दो प्रधानमंत्रियों ने पाकिस्तान के साथ भारत की सुरक्षा का कॉम्प्रोमाइज किया है, ये जो बयान था पर्रिकर का, उस पर बवाल खड़ा हो गया। लेकिन चेक नहीं किया गया, फैक्ट चेक नहीं किया गया कि पर्रिकर किस प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे हैं। और जो दो प्रधानमंत्रियों के बारे में पर्रिकर ने वो कहा था, वो दोनों कांग्रेस के नहीं थे। एक थे जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और दूसरे थे जनता दल के अल्पकालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल। जिस वक्त मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, उस वक्त आज के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पाकिस्तान में अंडर कवर एजेंट बन के काम कर रहे थे। और जो हमारी खुफिया एजेंसियां होती है, वो हर दिन हर समय अपने देश के प्रधानमंत्री को खुफिया जानकारी साझा करती है। तो उनको बताया गया था मोरारजी देसाई को कि पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा है, उनकी अणु भट्टी जो है वो पाकिस्तान में काहुता के पास है। अर्थात ये जानकारी अपने आप तो नहीं आती। जो हमारे वहां एजेंट करके काम करते हैं, जासूस करके काम करते हैं, वो भले भारत के हो या पाकिस्तानी नागरिक हो, लेकिन भारत के हितों के लिए खुफिया जानकारी कलेक्ट करते हैं और भेजते हैं। तो मोरारजी देसाई को, यानी भारत के प्रधानमंत्री को, ये जानकारी दी गई। उन्होंने बातें करते करते पाकिस्तान के उस वक्त के डिक्टेटर, आर्मी डिक्टेटर, मिलिट्री डिक्टेटर जिया उल हक के साथ ये जानकारी साझा की कि हमें पता है काहुता में तुम क्या कर रहे हो, यानी काहुता में तुम परमाणु बम बनाने की कोशिश में लगे हो। ये जब मोरारजी ने जिया उल हक को बताया, तो जिया उल हक तो आर्मी के थे, पॉलिटिकली डिक्टेटर बने थे, लेकिन थे तो आर्मी के चीफ। और आर्मी के चीफ को सुरक्षा खुफिया जानकारी होती है। तो वो समझ गए कि ये इतने छुपकर चलने वाला काम अगर भारत के प्रधानमंत्री को पता चल गया, इसका मतलब पाकिस्तान में बहुत सारे भारत के खुफिया एजेंट है, जासूस है, और एक एक को ढूंढकर मारा गया। तो एक तरीके से जो मोरारजी देसाई ने कॉम्प्रोमाइज किया था, जो जानकारी अपने पास रखनी चाहिए थी, वो पाकिस्तान के डिक्टेटर से साझा की। और उन्होंने हमारे पूरे एजेंट, जो दुश्मन देश में हमारे एजेंट होते हैं, उनको डीप एसेट बोला जाता है। यानी पाकिस्तान में दुश्मन देश में महत्वपूर्ण जगह पर बैठे हुए हमारे जासूस, हमारे हस्तक होते हैं। अगर वही मारे गए तो दुश्मन देश हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र कर रहा है उसका पता हमें नहीं चलता। और इंद्र कुमार गुजराल ऐसे थे जिन्होंने भारत के गुप्तचर एजेंसियां जो है, खुफिया एजेंसियां है, उसमें से पाकिस्तान का सेक्शन ही बंद कर दिया, पाकिस्तान डेस्क बंद कर दिया। इन्हें पाकिस्तान से खुफिया एजेंसी, खुफिया जानकारी लाने की जो व्यवस्था थी, वो ही नष्ट कर दी इंद्र कुमार गुजराल ने। और इसलिए ये दोनों प्रधानमंत्री ऐसे थे जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, ये पर्रिकर का कहना था। तो इस पर बवाल हो गया, गुजराल और मोरारजी के बारे में नहीं, बाकी पॉलिटिकली बवाल हो गया। लेकिन उसी भाषण में, उसी बयान में पर्रिकर जी ने और एक बात कही थी, उस पर किसी ने गंभीरता से ध्यान तक नहीं दिया। पर्रिकर ने उसी भाषण में कहा था, अगर हमें देश की सुरक्षा बढ़ानी है तो खाली हथियार या शस्त्र, टेक्नोलॉजी लाकर नहीं चलेगा। हमें दुश्मन देश में अपने डीप एसेट नए सिरे से खड़े करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे। तो हमको जीरो से शुरुआत करनी है। पाकिस्तान हो या बाकी के हमारे दुश्मन देश है, उसमें हमारे डीप एसेट
नए सिरे से बनाने पड़ेंगे, उनको ताकत देनी पड़ेगी, उनको घातक बनाना पड़ेगा। ये पर्रिकर ने जब कहा था, तब धुरंधर नाम की फिल्म की कल्पना भी हमारे दिमाग में किसी के नहीं थी। आज जब हम धुरंधर फिल्म देखते हैं और हमारे खुफिया एजेंट जासूस पाकिस्तान में तहलका मचाते हुए देखते हैं, तो हम खुश हो जाते हैं। हमें लगता है ये कहानी है। नहीं दोस्तों, मोदी पंतप्रधान बनने के बाद और पर्रिकर देश के रक्षा मंत्री बनने के बाद इसका मुहूर्त हुआ था। आज जो कहानी फिल्म के जरिए हमें दिखाई जा रही है, सैकड़ों की संख्या में हमारे जासूस, खुफिया एजेंट हमारे दुश्मनों के देश में, प्रदेश में काम कर रहे, एक्टिव है। और जो हमारे दुश्मन उनकी ही जमीन पर मारे जा रहे हैं, तो वो धुरंधर है। और उस धुरंधर को बनाने की, फिल्म बनाने की बात आजकल की है, लेकिन असलियत में सच्चे मुच्चे धुरंधर बनाने का मुहूर्त जब मनोहर पर्रिकर देश के प्रधानमंत्री थे, तब शुरू हुआ था। फिल्म का मुहूर्त किसने किया मुझे पता नहीं, लेकिन फिल्म की कहानी जिस सच्चाई पर बसी हुई है, आधार पर खड़ी की गई है, वो डीप एसेट बनाने की प्रोविजन, आइडिया जिस दिमाग से निकली, उसका नाम है मनोहर पर्रिकर। इसलिए मैं मानता हूं कि आज जो धुरंधर हम देख रहे हैं, उस फिल्म की कहानी का मुहूर्त जिस रक्षा मंत्री ने भारत के किया, उसका नाम पर्रिकर है। आज वो इस दुनिया में नहीं है, हम उनको भूल भी गए शायद। लता दीदी का गाना है ना, जरा याद करो कुर्बानी, तो उनकी देन है, पर्रिकर की देन है। धुरंधर पर्रिकर की देन है, ये मत भूलना, उनको याद रखना। मैं रुकता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे, लाइक करना, शेयर करना और प्रतिवाद को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।